आप हमारी जान बन गए। हॉस्टल लौटते वक्त मन में अजीब सी शांति थी। शायद इसलिए क्योंकि आज का दिन उलझनों से नहीं, हल से भरा था। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने पहले थोड़ा रेस्ट किया, फिर लैपटॉप ओपन किया और असाइनमेंट के कुछ हिस्सों को फिर से पढ़ा। घर पर भी कॉल किया, मम्मी पापा से बातें की। उनकी आवाज़ सुनकर मन और हल्का हो गया। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आ रही हूँ, मैंने कहा और उठकर दरवाज़ा खोला। सामने मीना खड़ी थी, हमेशा की तरह अपने कंधे पर बैग और चेहरे पर सवाल लिए। मीना मेरी रूम में आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और एकदम सीधा सवाल दागा। मीरा, तू स्वामी को इतना कैसे जानती है रे? आज मैंने फिर से तुम दोनों को एक साथ देखा था। मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन शांत रहते हुए बोली, अरे, नारायण सर की वजह से जान पहचान हुई। मैनेजमेंट के असाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो सर ने उनकी मदद लेने को कहा था। वहीं से बात हुई थी। मीना अब थोड़ा गंभीर हो गई थी। ओ अच्छा, पर तुझे पता है क्या, कुछ स्वामी के बारे में कुछ पता है तुझे? मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्या पता होना चाहिए मुझे मीना? उसने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, देख, वो थोड़ा अलग है। कॉलेज का एकदम फेमस पर्सनैलिटी है। लड़कियां उस पर मरती हैं, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देता, किसी को भी नहीं, यहां तक कि देविका को भी नहीं। अब ये देविका कौन है? मैंने पूछा। वो भी तो कॉलेज की क्वीन टाइप है। सब लड़के उसके पीछे दीवाने हैं। बॉयज लोग उसे हॉटी बोलते हैं। लेकिन स्वामी, जिसे तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। मीना अब मुझे घूरने लगी। पर जो मैं देख रही थी कैंटीन में, मुझे तो लग रहा है कि स्वामी तुझ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। ओ मीरा, तेरी तो किस्मत खुल गई यार। मैं हंस पड़ी, लेकिन थोड़ी असहज भी हो गई। श्री हे भगवान मीना, कुछ भी मत सोच यार। तू तो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। ऐसे फालतूगिरी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, ओके? मीना ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीदी, पर प्यार तो चुपचाप आता है। पढ़ाई के टाइम टेबल्स में नहीं होता वो कभी, समझी? मैंने तकिए से उसकी तरफ फेंका और बोली, चल पपली। मीना ने तो अपनी आदत के मुताबिक फिर वही बात दोहरा दी, जैसे कुछ भी बोल मीरा तू, लेकिन स्वामी है एकदम हीरो टाइप, अ परफेक्ट पर्सनालिटी, कितना हैंडसम है यार, और अमीर थी। उसका बंगला देखा रहा तूने? ओह माय गॉड, जैसे कोई मूवी का सेट हो। मैं हंस पड़ी। मीना मीना मीना, तुझे तो बस कोई बॉयफ्रेंड चाहिए लाइफ में, हाँ ना? पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर, नहीं तो स्वामी के चक्कर में तेरा सबमिशन मिस हो जाएगा। हाँ यार मीरा, तू सच बोल रही है। मेरे असाइनमेंट की तो हालत खराब है। प्लीज हेल्प करना जरा। मीना अब टेंशन में आ गई थी। चल ठीक है, तेरा असाइनमेंट भी कर देते हैं, मैंने कहा, और हम दोनों उसके रूम की ओर चल पड़े। शाम के धुंधलके में जब सब कुछ शांत हो रहा था, मैं अब भी मीना के असाइनमेंट की टेंशन सुलझा रही थी। तभी मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से कॉल था। हेलो, नमस्कार। हेलो मीरा, क्या आप ही हैं? आवाज जानी पहचानी थी। हाँ बोलिए, सॉरी, मगर आप? मीरा जी, मैं अरविंद अरविंद स्वामी। एक्चुअली आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। मैं सीधी बैठ गई। ओह, हाँ बताइए। क्या आप अभी लाइब्रेरी आ सकती हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, और लाइब्रेरी फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है यहाँ, इसलिए। ओह हाँ, मैं 5 मिनट में आती हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन अब मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया था। इतना अर्जेंट क्या हो सकता है जो उसने मुझे लाइब्रेरी बुलाया? और सबसे बड़ा सवाल, उसे मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिला? मैंने अपनी फाइलें बंद की, मीना को बताया कि मैं थोड़ी देर में लौटूंगी, और फिर दिल की धड़कनों को थामते हुए लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ी। मीना की बात सच तो नहीं लग रही थी। मैं कोई ऐसे लड़कों की तरह परेशानी में तो नहीं पड़ने वाली, है ना? वैसे अब तक जितना मैंने स्वामी को जाना है, वो मुझे उन टॉक्सिक टाइप लड़कों में से तो नहीं लगे। थोड़ा अलग है,
थोड़ा सीरियस, थोड़ा इंटेंस, पर डेंजरस शायद नहीं। इन्हीं उलझनों में उलझी मैं लाइब्रेरी के पास पहुंच गई, और वहीं, जैसे मुझे पहले से ही पता था, वो मेरा इंतजार कर रहे थे। स्वामी लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे, हाथ में वही किताबें। मुझे देखते ही बोले, हे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मीरा। मुझे पता है ये गलत था, लेकिन बिना पूछे मैंने पूजा से आपका नंबर ले लिया। ट्रस्ट मी, मैं मजबूर था। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही वो आगे बोले, बात यह है कि मैं कल से 3 दिन कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, और मुझे लगा अगर ये रेफरेंस बुक्स आपको अभी नहीं दिए तो आपका असाइनमेंट टाइम पर सबमिट नहीं हो पाएगा। मैं बस उन्हें देखती रह गई। हर सवाल का जवाब वो बिना पूछे ही दे रहे थे। थैंक यू, रियली थैंक यू, मैंने धीमे से कहा। मन ही मन सोचा, मैं भी ना उस मीना की बातों में आकर कितना गलत सोचने लगी थी उनके बारे में। जैसे उन्होंने कहा था, वो सच में अगले 3 दिन कॉलेज नहीं दिखे। मैनेजमेंट का लेक्चर अभी अभी खत्म हुआ था। अगला पीरियड खाली था और पूरा क्लास खाली हो रहा था। कुछ स्टूडेंट्स कैंटीन की तरफ भाग रहे थे, कुछ मोबाइल पर ईयरफोन लगाए कैंपस में घूम रहे थे, और कुछ गार्डन की घास पर बैठकर धूप सेक रहे थे, जैसे जिंदगी कुछ पलों के लिए थोड़ी धीमी हो गई हो। मैं और शर्वरी कॉलेज गार्डन के उस कोने में बैठे थे जहां एक पुराना बड़ा नीम का पेड़ था। उसकी छांव पूरे बेंच को ढक लेती थी, और वहां बैठना किसी सुकून की तरह था। शर्वरी मोबाइल में कुछ देख रही थी, शायद रील्स या फिर कोई मूवी क्लिप, और मैं अपनी दुनिया में थी। मैंने स्वामी के घर से जो किताब उठाई थी, गुनाहों का देवता, वही पढ़ रही थी। जैसे ही मैंने किताब खोली, मेरी निगाह पहले पन्ने पर गई। वहां नीली इंक से साफ साफ लिखा था, ए स्वामी। उसकी हैंडराइटिंग खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी और बेहद शालीन। कभी कभी सिर्फ नाम भी कुछ कह जाता है, और उस पल उस नाम ने मेरी धड़कनें थोड़ा थमा दी थी। पर उस शांति को तोड़ने वाला वक्त बस कुछ सेकंड दूर था। अचानक किसी ने मेरे चेहरे पर ठंडा पानी फेंक दिया, जोर से, बिना किसी चेतावनी के। मैं हड़बड़ा गई, आंखें कसकर बंद कर ली और सिहरती हुई एक झटके में सीधी हो गई। पानी मेरे चेहरे से टपक रहा था। मैंने दुपट्टे से मुंह पोंछा, और जैसे ही सामने देखा, 3 लड़कियां मुझे घूरती खड़ी थी। उनमें से एक, बीच में खड़ी लड़की, बाकी दोनों से अलग लग रही थी, बिल्कुल एटीट्यूड से लबरेज। उसकी ड्रेस महंगी लग रही थी, ब्रांडेड पर्स, चमकदार हाई हील्स, और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसने पूरी दुनिया खरीद रखी हो। उसने तीखी नज़र से मुझे और शर्वरी को देखा और सीधे पूछा, तुम दोनों में से मीरा त्रिपाठी कौन है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कई दिनों से सब शांत था। थप्पड़ वाला हादसा अब पुराना लगने लगा था। मैंने सोचा था शायद वो सब बीत गया, लेकिन ये क्या था? क्या फिर से रैगिंग? मैं डर गई, सच में डर गई। देविका, ये क्या बेहूदगी है? पानी क्यों फेंका तुमने? शर्वरी ने उसकी ओर बढ़ते हुए गुस्से से पूछा। पर वो लड़की, जिसका नाम देविका था, हल्की हंसी हंसी और बोली, बस तुम्हें और तुम्हारी इस फ्रेंड को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। तो तुम ही हो ना मीरा त्रिपाठी? मैंने डरते डरते सिर हिलाया। सुनो मिस मीरा त्रिपाठी, देविका की आवाज में तल्खी थी, तुम यहाँ MBA करने आए हो ना? तो अपनी औकात में रहो, पढ़ाई करो, और दूसरों के बॉयफ्रेंड्स में लाइन मारना बंद करो। अरु सिर्फ मेरा है, समझी? सिर्फ मेरा। अगर दोबारा उसके आसपास दिखी तो अंजाम तुझे पसंद नहीं आएगा। इतना कहकर उसे कुछ टिश्यू पेपर मेरे ऊपर फेंके, जैसे मैं कोई गंदगी हो जिसे साफ किया जा रहा हो, और वो अकड़ते हुए अपने ग्रुप के साथ चली गई। मेरे हाथ से किताब छूट गई। आंखें फटी फटी, गला सूख गया, जैसे किसी ने मुझे भरे गार्डन में सबके सामने नंगा कर दिया हो। कुछ पल तक मैं एकदम सुन बैठी रही। मीरा, शर्वरी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने कहा था ना तुझसे, ये देविका कैसी है? वो लड़की सिर्फ पैसे और अकड़ का पुतला है। जो उसे नहीं मिलता उसे वो बर्बाद करना चाहती है। स्वामी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरा कॉलेज जानता है कि स्वामी उसे जरा भी भाव नहीं देता।
वो बस तुझे नीचा दिखाने का बहाना ढूंढ रही थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सिर हिलाया। आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल भर गया था। बेंच से उठी, किताब समेटी और बिना कुछ कहे क्लासरूम की ओर बढ़ गई। हर कदम भारी लग रहा था। पैरों की आवाज भी जैसे मेरे अंदर गूंज रही थी। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मीरा ने खुद से सवाल किया, मन ही मन, धीरे से। शायद अब तुझे बस पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। हाँ, बस पढ़ाई। स्वामी को अगर मैं नज़रअंदाज भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ना मैं देविका की टारगेट बनना चाहती हूँ और ना ही किसी के लव ट्रिंगल का हिस्सा। मुझे किसी की कहानी का किरदार नहीं बनना है। मुझे बस अपनी कहानी पूरी करनी है। डिग्री लेकर यहाँ से निकल जाना है, किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करनी है और पापा का वो सारा कर्ज उतारना है जो उन्होंने मेरे लिए सहा है। हे भगवान, मैं कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं रखती। बस अब और कोई तूफान मत भेजना मेरी जिंदगी में। मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए, थोड़ा रास्ता साफ चाहिए। बस एक मौका कि मैं खुद को साबित कर सकूं। मैं मन ही मन बस यही दुआ मांग रही थी, बहुत शांति से, आंखें मूंद कर। मैं लाइब्रेरी में थी। वीकेंड था तो पूरी लाइब्रेरी एकदम शांत। न कोई शोर, न कोई हलचल। मुझे स्वामी के घर से लाई हुई किताब जल्दी से वापस करनी थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहीं बैठकर उसे ख़त्म कर लूं। एक कोने की खामोश सीट चुनी, जहां रोशनी भी थोड़ी नरम थी और माहौल में एक अजीब सी तन्हाई घुली हुई थी। कितना वक्त बीत गया, मुझे होश ही नहीं रहा। बस पन्ने पलटते पलटते मैं कहीं उस कहानी में खुद को ही खो बैठी थी। जब आखिरी पन्ना बंद किया तो ऐसा लगा जैसे कोई झटका सा लगा हो। आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सचमुच रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो किताब थी गुनाहों का देवता। अभी अभी मैंने पूरी पढ़ी थी और उस कहानी का अंत बेहद साद, बेहद भारी था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा दिया हो, सांस जैसे अटक गई हो और मन में एक अनकहा शोर भर गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे दिल के किसी कोने में अंधेरा छा गया हो, जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की लहर एक साथ दौड़ पड़ी हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस लाइब्रेरी की खामोश दीवारों के बीच जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर रो पड़ूं, इतनी जोर से कि शायद उस अधूरे प्रेम का दुख मेरे सीने से बाहर निकल आए। पूरी कहानी में चंदर और सुधा का रिश्ता ऐसा था जो कभी खुलकर कहा नहीं गया, लेकिन हर पल महसूस होता रहा। मगर संस्कार, कर्तव्य और समाज की दीवारों ने उनके प्रेम को कभी मंजूर नहीं किया, जिसका प्रेम इतना पवित्र था कि वो ईश्वर भक्ति जैसा लगा, मगर इंसानों की दुनिया में वो एक गुनाह बन गया। अचानक मेरी आंखों के सामने टिश्यू पेपर्स का एक बॉक्स आ गया। मैंने नजर उठाई, स्वामी खड़े थे। उनकी आंखों में हल्की चिंता थी और चेहरे पे वही शांति, जैसे वो मेरे रोने की वजह समझ चुके हों। मुझे झिझक सी हुई, एकदम झेप सी महसूस हुई। पता नहीं उन्होंने क्या सोचा होगा। मैं कितनी दम और बेवकूफ लग रही होंगी, एक किताब पढ़कर इस तरह पागलों की तरह रो रही हूं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या कहानी का एंड इतना बुरा है? मैंने हल्की सी हंसी में आंसू छुपाते हुए कहा, क्या बुरा नहीं कह सकते, पर दिल को सुकून देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने धीमे से कहा, टिश्यू से अपनी आंखें पोंछते हुए। वो पास की कुर्सी खींचकर बैठ गए। ऐसा क्या है इस बुक में? उन्होंने सहजता से पूछा। आई एम सॉरी बट मैंने कुछ पन्ने पढ़े थे, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गई तो ठीक से समझ नहीं पाया। क्या आप बताओगी, ऐसा क्या है इस किताब में जिसने आपको इस तरह रोने पे मजबूर कर दिया?
उनकी आवाज में कोई मजाक नहीं था, ना कोई जजमेंट, बस एक ईमानदार जिज्ञासा, जैसे वो मेरे भीतर की उस टूटन को सच में समझना चाहते हो। पूरी कहानी में चंदर और सुधा का रिश्ता ऐसा था जो कभी खुलकर तहा नहीं गया, लेकिन हर पल महसूस होता रहा। सुधा डॉक्टर सर की बेटी और चंदर उनका होनहार स्टूडेंट। दोनों एक दूसरे को मन की गहराइयों से चाहते थे, मगर संस्कार, कर्तव्य और समाज की दीवारों ने उनके प्रेम को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। चंदर हमेशा सोचता रहा कि वो सुधा के लायक नहीं। उसने अपने प्यार को छुपाया, दबाया, और जब सुधा किसी और की हो गई, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती की, कि वो सुधा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर कभी कह ही नहीं पाया। सुधा ने भी अपने पापा की इच्छा और समाज की मर्यादा को चुना, लेकिन उसका दिल, वो तो हर धड़कन में चंदर का ही नाम पुकारता रहा। वक्त बीत गया, दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े, लेकिन जो प्यार रूह से जुड़ा हो वो कभी खत्म नहीं होता। आखिर में चंदर पूरी तरह टूट जाता है। वो सुधा को खो चुका होता है, पर उसका प्रेम कभी नहीं। वो सुधा को याद करता है, नफरत से नहीं, शिकायत से नहीं, बल्कि गहरे सम्मान और अधूरे प्रेम के दर्द से। उसके लिए सुधा कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो एक गुनाहों का देवता थी, जिसका प्रेम इतना पवित्र था कि वो ईश्वर भक्ति जैसा था, मगर इंसानों की दुनिया में वो एक गुनाह बन गया। राइटर ने सच में कमाल किया है स्वामी। मैंने धीमे से कहा, कितना सच्चा, कितना गहरा लिखा है। ऐसा लगता है जैसे हर एहसास सीधा दिल में उतर जाता है। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मन अब भी किताब के पन्नों में अटका हुआ था। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर उन्होंने पूछा, क्या मैं एक बात पूछूं मीरा? पूछिए। मैंने नजरें उठाई। अगर आप सुधा की जगह होती तो क्या करती? मैं कुछ पल चुप रही। ये सवाल मेरे दिल में कहीं गूंजता रहा। मैंने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं सुधा होती तो मैं किसी और से शादी नहीं करती। अगर मुझे पता होता कि मैं किसी और को चाहती हूं, तो शायद मैं अकेली रहना पसंद करती, लेकिन उस इंसान की जिंदगी नहीं बर्बाद करती जिससे मेरा दिल कभी जुड़ा ही नहीं, जिसे मैं वो प्यार कभी दे ही नहीं सकती। खुद को तकलीफ देना तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे किसी फैसले से किसी और का दिल दुखी हो जाए, तो वो सिर्फ गलती नहीं होती, वो पाप बन जाता है जो हमारे नसीब में उतर जाता है। स्वामी कुछ नहीं बोले, बस मुझे नजरों से देखे जा रहे थे, जैसे मेरी कही हर बात उनके भीतर कहीं गूंज रही हो। मैंने टेबल से किताब उठाई। वैसे थैंक यू, मैंने कहा, किताब उनकी ओर बढ़ाते हुए। ये आपकी किताब वापस। बहुत अच्छा लगा इतनी डीप इंटेंस कहानी पढ़ना। अब शाम हो गई है, मुझे चलना चाहिए। मैंने उठते हुए बैग कंधे पर डाला। मीरा? पीछे से उनका धीमा आवाज आया। मैं पलटी। जी? मीरा, मुझे डर लगने लगा है, बहुत ज्यादा। जानती हो क्यों? जब किसी के पास एक सफेद मासूम और बेहद खूबसूरत गुलाब हो, जिसे वो दिल की पूरी सच्चाई से चाहता हो, तो वो हर पल एक अनजाने डर में जीता है। डर कि
कहीं उस गुलाब पर कोई धूल न जम जाए, कहीं तेज हवा की कोई लहर उसे तोड़ न दे, या वक्त की कठोर धूप उसे मुरझा न दे। मैं उस गुलाब को हमेशा मुस्कुराता हुआ, महकता हुआ देखना चाहता हूँ। हमेशा चाहता हूँ कि वो यूं ही खिलता रहे, नाजुक, बेफिक्र, बेदाग। और मेरी हर सांस, हर दुआ यही होगी कि उस पे कभी कोई आँच ना आए, कोई दुख, कोई परछाई भी उसके पास ना आए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि स्वामी क्या बात कर रहे थे। कौन सा गुलाब? क्या किसी ने सच में उन्हें गुलाब भेंट किया है जो वो उसे इतने प्यार से सहेज कर रखना चाहते हैं? स्वामी, मैं समझी नहीं, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैंने थोड़ा उलझे हुए मन से पूछा। गुलाब को तो शक्कर के पानी में रखो तो वो और भी ज्यादा दिन तक खिला रहता है, मैंने मासूमियत से कहा। और वो जोर से हंस पड़े। जी जी, एकदम सही कहा। ये शक्कर वाला नुस्खा तो मुझे आज ही आजमाना पड़ेगा। लेकिन ना जाने क्यों उनकी हंसी के पीछे कुछ छुपा हुआ सा लगा, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे वो मेरी नासमझी पर हंस रहे हों, जैसे मैं कोई भोली सी बच्ची हूँ। आप हमारी जान